आज हम बात करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ एक मेथड है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, ऑल्टरनेट मेथड है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने गॉसेस लॉ क्या देखा था कि वो भी एक ऑल्टरनेट मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, उसी तरह हमारे पास ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। लेकिन ये कहता क्या, अब देखिए, सो इट स्टेट्स दैट the line integral of the magnetic field over the closed path is equal to the mu naught times the current enclosed by that path, right? So this is the Ampere circular law. अब देखिए इसको मेथड, this is the line integral over the closed path. So ये जो हमारे पास सिंबल है दिस सर्कल, दैट मीन जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक हमारे पास क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। देखिए हमारे पास एक जैसे एक वायर ली थी, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज द कंसेंट्रिक सर्कल। सना, दिस इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब देखो, अगर हम इसी वायर को टॉप से देखें तो हमें क्या मिलेगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, इसके अराउंड इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, राइट। इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। अगर हम इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो ये पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है, आर है फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, वो अगर वहां से वहां देखें मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरफ जाएगा, टेंजेंशियली इस तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहां देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, यहां देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली अगर यहां देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब अगर हम स्मॉल एलिमेंट ले लेंथ, ये हमने एक देखिए एक स्मॉल पाथ ले लें, सो स्मॉल लेंथ का एक पार्ट ले लें, दिस इज डीएल। अब यहाँ पर जो डीएल है वो भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, the direction of the magnetic field B and small element dl is same, right? So that means उनमें अगर एंगल देखें that will be, theta is the angle, वो हमारे पास 0 डिग्री आएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास dl इस तरफ है, तो यहाँ भी dl इस तरफ है। देखिए यहाँ भी dl टेंजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, यहाँ भी इन दोनों में एंगल की वैल्यू 0 है। सिमिलरली पूरा छोटे छोटे जितने भी पाथ हम देख लेंगे, जितने भी हमारे पास पाथ आ जाएंगे इस क्लोज्ड ये हमारे पास सर्कल में, हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल वो भी टेंजेंशियल है। तो हर जगह पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास एंगल 0 आ गया। अब देखिए अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, B डॉट डीएल। B डॉट डीएल क्या आएगा, B dl cos 0। cos 0 क्या हो गया, दिस इज 1। सो दैट मीन्स B डॉट dl की वैल्यू हमारे पास आ गई, B डॉट dl की वैल्यू हमारे पास सिंपली B dl आ गया। अभी हमने क्या करना है, तो जितने छोटे छोटे पाथ है उन सभी को ऐड कर लो। दैट मीन जितनी यहाँ लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ एलिमेंट है, सभी को ऐड कर लेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल ऑफ द क्लोज पाथ। सो दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ बी डी एल। अब यहां पर हमारे पास पता है कि हमने हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, लेट मी राइट हियर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली B is equal to mu naught I बटे 2 pi r. So this is the magnetic field due to the infinitely long wire. अगर हम ये B की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू mu naught I अपॉन 2 pi r इंटू डी एल। और दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट हमारे पास बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, 2 पाई आर भी बाहर आ गया। सो दिस इज डी एल। सो ये देखिए, अगर हम ये लाइन इंटेग्रल की बात करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 पाई आर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर है। तो ये 2 पाई आर के बराबर, ये 2 पाई आर आ गया। सो 2 पाई आर ऊपर भी है, 2 पाई आर नीचे भी है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज म्यू नॉट आई। सो दिस इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द करंट इनक्लोज्ड। तो मीडियम की परमेबिलिटी तो है ही है, साथ में सिर्फ और सिर्फ ये लाइन इंटेग्रल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस करंट इनक्लोज। अब इसको अगर हम गॉसेस के साथ कंपेयर करें तो वहां हमारे पास हमारे पास सरफेस इंटेग्रल था E डॉट डी एस, लेकिन वो एक मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता था, Q इनक्लोज्ड। ये सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड was dependent upon the Q enclosed। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट इनक्लोज्ड। सो दिस इज अ सिमिलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो हमेशा हमने देखना है, एक पाथ बना लो, क्लोज पाथ बना लो, चाहे वो हमारे पास ये सर्कल आ गया या रेक्टेंगल आ गया, अगर वहां पर जो लाइन इंटेग्रल होगा, दिस इज ऑलवेज म्यू नॉट आई, राइट। बस मान लो क्या है कि हॉलो सिलेंडर है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है। सो हॉलो देख लेते हैं ना, ये आएगा। सो दैट मीन्स यहां पर जो करंट आ रहा है, ये थिकनेस है, जो निग्लिजिबल थिकनेस है, वहीं से कंडक्टर के यहीं से करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो इसका रेडियस कितना आ गया, आर, राइट। अब देखो इसमें हमारे पास क्या आ गया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर, ठीक है ना। तो यहां आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एट द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या कोई भी पॉइंट इनसाइड है वहां हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड outside the shell, cylindrical shell, outside the cylindrical shell, right। then second क्या आएगा, at the surface of the shell, at the surface of the shell, cylindrical shell है ना, तो spherical shell नहीं है, cylindrical shell है। और inside the cylindrical shell, inside the cylindrical shell हमने वहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, शेल के अराउंड, दैट विल बी दिस कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब देखिए अगर हम आउटसाइड देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो सारा करंट है वो कहाँ इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस सिलेंड्रिकल एक्सिस। ये सारा करंट यहाँ मान सकते हैं इस पूरे सिलेंड्रिकल एक्सिस के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहा होगा। तो आउटसाइड के लिए टॉप से देखें
ठीक है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेल इस तरह दिखेगा, ऊपर से तो हमें सर्कल ही देखेगा ना। तो करंट किसकी तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। इसमें रेडियस कितना आ गया? आर। तो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? स्मॉल आर। अब यहां पर हम देखते हैं कि करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल, वो तो वही रूल रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह मूव करेगा, सर्कल्स ये जाएंगे इस तरह, कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। देन अगर हमारा स्मॉल एलिमेंट ले लें, डीएल ले लें, है ना, तो स्मॉल एलिमेंट ले लें तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट में एंगल कितना आ गया? 0। सो बी डॉट डी एल किसके बराबर आ जाएगा? बी डी एल कॉस 0 आ गया। दैट मीन्स बी डी एल लाइन इंटेग्रल ओवर द क्लोज पाथ क्या आ जाएगा? बी डी एल इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ सिंपल बी डी एल। अब ये वैल्यू हमें पता है, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट आई। तो B आ गया, D आ गया, DL, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो जो चीज हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया हमारे पास, B आ गया, लाइन इंटेग्रल ऑफ DL। अब यहाँ जो छोटे छोटे लाइन लेंथ एलिमेंट होंगे उन सभी को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी 2 पाई r, right? So this will be equal to म्यू नॉट आई, और ये हमारे पास 2 पाई r आ गया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? दिस विल बी B into 2 pi r is mu naught I, और मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r। सो ये हमारे पास वही रिजल्ट आ गया जो हमने बायट सावर्ट लॉ से यूज किया था। तो आउटसाइड दिस, आउटसाइड द सिलेंड्रिकल शेल, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? दिस इज, देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। सो दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। ये तो हो गया आउटसाइड। अब सरफेस के ऊपर यहां हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सिंपल सा आइडिया है, यहां जो अपने को हमारे पास ये जो वैल्यू आर आई है वो क्या आ जाएगी? अब दिस इज द कैपिटल आर। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस आर इक्वल टू कैपिटल आर, राइट। अब देखो हमारे पास क्या था? at the surface of the shell, है ना, at the surface of shell put R is equal to capital R। मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी, दिस इज आउटसाइड, है ना, आउटसाइड आ गया, ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास सरफेस के ऊपर कांस्टेंट आ गया। अब अंदर देखें, है ना, अंदर देखते हैं अंदर क्या है शेल के अंदर। सो अगेन टॉप व्यू देखें, टॉप से देखें तो हमारे पास इस तरह एक सर्कल दिखेगा ना, ये आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आ गया सिलेंड्रिकल एक्सिस। करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं? यहां पर फ्लो कर रहे हैं बाहर, एसी कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करेगा ना, मीडियम तो चाहिए और मेटल कंडक्टर चाहिए, एयर में तो फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज करंट आई। अब हमने देखना है कहाँ? इनसाइड, इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लो, ये आ गया आर। यहां देखो अगर हम ये क्लोज पाथ बनाएं, अब ये क्लोज पाथ देखें, ये हमारे पास क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ के अंदर कोई करंट दिख रहा है? नहीं। तो जो करंट है कंडक्टर में वो कहाँ फ्लो कर रहा है? आउटसाइड दिस पाथ। सो करंट इज flowing outside the
क्या आएगा सर? क्लोज पाथ, जो हमने क्लोज पाथ माना है उसके बाहर है क्लोज्ड पाथ। दैट मीन्स इस पाथ के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। जब करंट की वैल्यू 0 हो गई तो जो लाइन इंटेग्रल है वो क्या आ जाएगा? B डॉट dl की वैल्यू हमारे पास क्या है? म्यू नॉट I है। अब जब करंट ही नहीं है भाई साहब तो हमारे पास क्या आएगा? ये I की वैल्यू 0 हो गई। लाइन इंटेग्रल हमारे पास क्या आएगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां हमारे पास dl तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स जब इकट्ठे ऐड करेंगे वो हमारे पास वो एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। दैट मीन्स ये टर्म 0 होने का मतलब क्या हो गया? यहां पर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सो इनसाइड द सिलेंड्रिकल शेल magnetic field is 0. At the surface of the cylindrical shell, magnetic field is mu naught I by 2 pi r, or outside it is inversely proportional to r. अब इसका हम ग्राफ भी बना के देख सकते हैं, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ग्राफ बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के, उसी तरह हम इसके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है? देखिए ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सिस है ना, ये हमारे पास इस तरह है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल है। तो रेडियस कितना आ गया? दिस इज द रेडियस r। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इस तरफ हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हमने कहा है कि एट डिस्टेंस शेल के अंदर देखना है, शेल के अंदर देखना है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? r। यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू कितनी है? 0। तो इनसाइड द शेल द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द सरफेस ऑफ द शेल, सो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। शेल के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था हमारे पास? BS is म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और उसके बाद it is inversely proportional to r, so it is inversely proportional to r। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ बन जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा ना, इस तरह बन जाएगा, राइट। सो B is outside, it is inversely proportional to r, so inside magnetic field is 0, at the surface magnetic field is maximum। तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ है दिस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, तो ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। सो इसी तरह हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग ट्यूब। यहां तो अपने पास सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, अब हमारे पास सॉलिड सिलेंडर में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वहां अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें अगर हम एक चीज लेके चलते हैं कि जो permeability of the medium or permeability of the conductor is same for simplicity। Magnetic field due to a cylindrical wire having radius r and current is uniformly flowing, so current is flowing यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी। सो यहां हमारे पास क्या आ गया? करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, पहली बात ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी कि अगर हम बात करें कि परमेबिलिटी ऑफ द वायर है वो हम सेम लेते हैं एज केस ऑफ द परमेबिलिटी of the wire is same as that of vacuum, same as that of vacuum। उससे हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। दूसरा हो गया तो हमें म्यू नॉट किएगा, म्यू ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है? करंट, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, सो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैविंग रेडियस r आ गया। अब इसमें हमारे पास पूरे में करंट फ्लो कर
करंट फ्लो कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो अगेन हम हमने कहा ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर हमने अब देखिए करंट कहाँ कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड द वायर at the surface of the wire, at the surface of the wire and inside the wire, तो हमने यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर वही चीज अगर हम टॉप पर देखें, टॉप से देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। टॉप से देखें तो हमारे पास जो सर्कुलर सेक्शन आ जाएगा, ये सर्कुलर सेक्शन इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। इसका रेडियस कितना आ गया r, राइट। अब यहां इसमें पूरे सेक्शन में हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। अब करंट इस तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो यहां हमारे पास करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है इस तरफ। तो हमने आउटसाइड के लिए कहां देखना पॉइंट, मान लो ये हमारे पास पॉइंट है, इसका सेंटर सिलेंड्रिकल एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया r। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी, सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दे विल बी ए कंसेंट्रिक सर्कल लाइक दिस। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी ऊपर को, दैट मींस इस तरफ। अब हमारे पास इसका लाइन इंटीग्रल देखें, दैट मींस हमारे पास स्मॉल एलिमेंट dl देखते हैं ना। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड और अगेन dl हमने इस तरह लिया है कि दोनों पैरेलल होंगे। अगर दोनों पैरेलल है तो हमारे पास एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होगा। दैट मींस एट पॉइंट P, है ना, एट पॉइंट P लाइन इंटीग्रल क्या आ गया, दिस इज B डॉट dl। दिस एंगल 0 है तो हमारे पास आ जाएगा BDL cos 0, और ये हमारे पास आ गया BDL, बट ये किसके बराबर है, दिस इज म्यू नॉट I। अब हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, अंदर रह गया DL, सो दिस इज म्यू नॉट I। अब देखिए ये जो हमने फिर वही चीज आ गई, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है dl सभी को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 पाई r आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, दिस इज म्यू नॉट I, 2 पाई r नीचे चला गया, तो ये हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड आ गया सिलेंडर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। अब देखो अगेन सेम रिजल्ट आ गया, जो शेल के पास है वही रिजल्ट हमारे पास सॉलिड सिलेंडर के लिए आ गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, इट इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो दिस इज आउटसाइड, है ना। सो आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब एट द सरफेस हमने निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये r को किसके बराबर पुट कर दो, कैपिटल R। सो एट द सरफेस ऑफ द वायर, तो हमारे पास आ गया एट द सरफेस ऑफ द वायर, एट सरफेस ऑफ द वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर R इज इक्वल टू कैपिटल R है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। एट द सरफेस इट इज कांस्टेंट। अब इनसाइड देखते हैं, इनसाइड के लिए क्या हो गया, यही पॉइंट यहां से यहां की यहां आ गया। अब देखो तो यहां हमारे पास देखो, ये हमारे पास इस तरह क्लोज पाथ है, ये आ गया, है ना। तो ये पाथ सेंटर से डिस्टेंस कितना आ गया r। अब देखिए यहां पर अगर लाइन इंटीग्रल देखना है तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, तो यहां हमारे पास b डॉट dl की वैल्यू म्यू नॉट I नहीं आएगी। अगर यहां हमने देखना है तो हमें देखना पड़ेगा यहां पर जो करंट इनक्लोज्ड है वो सिर्फ और सिर्फ
ये जो सेक्शन बन गया, इस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया, ये इस तरह हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर बन जाएगा अंदर ही। तो इस सिलेंडर में हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो उसकी वजह से लाइन इंटीग्रल तो जीरो होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, है ना, आई इनक्लोज। तो ये लाइन इंटीग्रल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई इनक्लोज। तो इस पाथ में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो इसी सेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो ये बाहर वाला है उसकी वजह से हमारे पास क्या जीरो आ जाएगा ना, तो लाइन इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखना है कि पहले हमने देखना है कि यहाँ इस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सेक्शन में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, हमारे पास इनसाइड द सिलेंडर क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल, एम्पियर सर्किट लॉ की वजह से जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ गया, दिस इज B डॉट dl, दिस इज म्यू नॉट आई डैश। यहाँ म्यू नॉट इसलिए हमने मान लिया कि परमेबिलिटी है मीडियम की और स्पेस की सेम है, अदरवाइज यहाँ पर इस मीडियम की परमेबिलिटी आनी थी, राइट। अब देखिए आई डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स ये कितना आर है, टोटल जो ये सर्कुलर एरिया है, टोटल सर्कुलर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई, आई बटे पाई आर स्क्वायर, और इतना पोर्शन है, ये जो सर्कुलर एरिया आ गया, इसमें सिलेंडर में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ये बड़े सिलेंडर में से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। ये जो छोटा सा अंदर सिलेंडर बन गया, उस सिलेंडर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई डैश। अब हमारे पास लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, जो सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है ना, तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है, आई डैश विल बी इक्वल टू J इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, इस जो रेड पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। तो हमारे पास आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। सो सिर्फ ये कटेगा, और आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आई डैश की वैल्यू हमारे पास दिस इज आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमने ये आई डैश की वैल्यू यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। सो दिस इज B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां पर जो लाइन इंटीग्रल है dl वो भी इस तरफ होगा, यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टेंजेंशियली होगा, यहाँ बाहर की तरफ इस तरफ होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। दैट मीन्स इन दोनों में एंगल कितना आ गया, जीरो। तो हमारे पास B डॉट dl की वैल्यू हमारे पास B dl आ गया, ठीक है तो बहुत सिंपल सा। सो दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि हमने cos 0 1 कर दिया ना, मैग्नीट्यूड ही आएगा। सो दिस इज B dl। अब हमने क्या चीज निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बाहर लिख लेते हैं। तो बाकी हमारे पास dl कितना आ गया, ये dl छोटे छोटे dl कितने बन जाएंगे, इकट्ठे होके 2 पाई आर बन जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा B बाहर आ गया, सो B बाहर आ गया, dl ये आ गया, दिस इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब दिस इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर और ये आर कट गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट टर्म आ गई, ये आर साथ में आ गया,
आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सो इनसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या आएगा हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे, दैट इज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किस तरह बनेगा? तो हमारे पास क्या है, जो सिलेंड्रिकल सेक्शन है ये मान लो ना, ये सिलेंड्रिकल सेक्शन है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा सॉलिड है। सिलेंड्रिकल एक्सिस क्या आ गया? ये आ गया। अब डिस्टेंस हमने सिलेंड्रिकल एक्सिस से देखना है ना, तो ये इस तरफ हमने सिलेंड्रिकल एक्सिस से डिस्टेंस आ गया, इस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। अब जैसे जैसे आर से इस सेंटर से हम दूर जा रहे हैं, सरफेस की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या था? मैग्नेटिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है, एट द सरफेस पर हमारे पास आ गए, सरफेस पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? मैक्सिमम आ गया 2 पाई आर। देन उसके बाद वो घटता गया और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां पर हमारे पास सॉलिड कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लीनियर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। अगर हमारे पास शेल था, फॉर द शेल सिलेंड्रिकल शेल, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था बाहर, तो हमारे पास क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा। लेकिन इनसाइड द शेल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द शेल, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एट द सरफेस हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया, और बाहर जाएंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। सो दिस इज द 2 एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बात सोलेनॉइड और टॉरॉइड क्या है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट। ये